Hello everyone, welcome to my channel. Today in this video lecture we will discuss chapter 8 from the book Fundamentals of Agriculture, Arun Katan Volume 2. And this is the sixth part of this video lecture. If you have not watched the earlier parts, so you can visit to the channel playlist and watch it. So in today's video we are going to discuss about some of the important points regarding this chapter, and that are about rodenticides, generation of insecticides and formulation of pesticides. But before starting the video, I request you to please subscribe this channel if you have not subscribed it, and press the bell icon and like and share this video too. So let's get started. Before going through the chapter, I have question for you, and this question is based on the previous lecture videos. So if you know the right answer, then do comment. And the question is, which of the following acaricide is also used as a fungicide? And your options are डाइकोफॉल, एजोबेंजीन, एबिमैक्टिन, डाइनोकैप। तो ये चारों ही हैं जो आपके अकैरिसाइड्स हैं, और क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा अकैरिसाइड फंजीसाइड की तरह यूज़ होता है। सो इफ़ यू नो द राइट आंसर देन डू कमेंट। Rodenticides. So what are rodenticides? Rodenticides are the chemical substances which are used to kill rats and rodents. तो जो rats और rodents को kill करने के लिए केमिकल हम यूज़ करते हैं, that chemicals are known as rodenticides. अब यहाँ पे हमें देखना होगा कि rodents होते कौन है। तो हमने देखा rodenticides क्या होते हैं, ऐसे chemicals जो हमारे rodents को kill करने के लिए हम यूज़ करते हैं। But the question is, who are rodents? rodents होते कौन है? तो rodents की अगर हम बात करें तो rodents are mammals who belong to the order Rodentia. तो rodents भी हमारी तरह मैमल होते हैं, और इनका जो ऑर्डर होता है दैट इज Rodentia. ये Rodentia ऑर्डर को बिलोंग करते हैं। अगर हम rodent शब्द को देखें, ये जो rodent टर्म है rodent, ये जो rodent शब्द है ये एक ऐसा वर्ड है दैट इज़ अ लैटिन वर्ड। ये एक लैटिन वर्ड है, एंड दैट लैटिन वर्ड इज रोडेर। ये यहाँ पे बुक में मेंशन नहीं है, बट ये आप नोट कर सकते हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी जो आपको ईजिली समझने में हेल्पफुल होगा। तो जो रोडेंट होता है ये याद रखना है, रोडेंट एक लैटिन वर्ड रोडर से बना है। रोडर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस रोडर? रोडर का मतलब होता है टू नैव। टू नैव, नैव का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कुतरना। तो जो रोडेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं? चीज़ों को कुतरते हैं। वाई सो? बिकॉज दे आर हैविंग शार्प टीथ। इनके जो टीथ होते हैं बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। दे आर हैविंग मोर नंबर ऑफ इंसीजर्स। इनके जो कटिंग टीथ होते हैं ना, इंसीजर्स जो होते हैं जो बाइटिंग में काम आते हैं, बाइटिंग या च्यूइंग में जो काम आते हैं दैट इज़ इंसीजर्स। तो बेसिकली जो रोडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? नैफ करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर टीथ। तो अपने दांत, उनके जो दांत होते हैं बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, तो वो किसी भी चीज़ को ईजिली कट कर सकते हैं, उसको बहुत बार बाइट करते रहते हैं। दे आर बाइटिंग अ पर्टिकुलर थिंग विद मेनी टाइम। तो किसी भी चीज़ को बहुत बार काटते रहना दैट इज़ उसको कुतरना बोलते हैं। तो जितने भी रोडेंट्स होते हैं उनमें ये वाला फीचर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और इनको रोडेंट्स को किल करने के लिए जो हम केमिकल यूज़ करते हैं दे आर नोन एज रोडेंटिसाइड्स। अब रोडेंटिसाइड्स के टाइप्स देख लेते हैं। तो रोडेंटिसाइड्स के दो टाइप्स होते हैं, एक्यूट पॉइजन एंड क्रॉनिक पॉइजन। पहले हम इन दोनों का डिफरेंस समझते हैं कि एक्यूट और क्रॉनिक क्या होता है। तो जो एक्यूट पॉइजन होता है और क्रॉनिक पॉइजन होता है, इनमें डिफरेंस जो होते हैं मेजर 3-4 डिफरेंसेस इनमें होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूट पॉइजन की। तो जो एक्यूट पॉइजन होते हैं दे आर वेरी लीथल। दे आर वेरी लीथल। लीथल का मतलब होता है कि एकदम इनको अगर यूज़ करा, किसी रोडेंट ने इनको खा लिया तो एकदम लीथल, यानी वो मर सकता है, एकदम तुरंत उसकी मृत्यु हो जाएगी। जबकि क्रॉनिक या मल्टीडोज पॉइजन जो होते हैं ये लेस लीथल होते हैं। दे आर लेस लीथल। ये कुछ डिफरेंस होता है इनमें। एक्यूट में हमने देखा कि ये बहुत ज़्यादा लीथल होते हैं, वेरस क्रॉनिक आर लेस लीथल। इसके अलावा नेक्स्ट डिफरेंस क्या होता है? तो जो एक्यूट होते हैं कि बहुत ज़्यादा लीथल होते हैं, दैट मीन्स अगर कोई भी रोडेंट्स इनको इंजेस्ट करेगा, खाएगा, सो आफ्टर इंजेशन विद इन फ्यू आवर्स, तो फ्यू आवर्स में ही उसकी क्या होगी? डेथ हो जाएगी। कुछ ही घंटों में जो रोडेंट होगा वो मर जाएगा। दैट इज़ द
ड्यू टू द एक्यूट पॉइजन। तो एक्यूट पॉइजन जो होते हैं बहुत ज़्यादा लीथल होते हैं, तुरंत मृत्यु हो जाती है और खाने के बाद ही फ्यू आवर्स में ही डेथ हो जाएगी रोडेंट की। जबकि क्रॉनिक जो होते हैं लेस लीथल होते हैं। लेस लीथल का ही मतलब होता है कि अगर किसी रोडेंट ने क्रॉनिक पॉइजन को या क्रॉनिक रोडेंटिसाइड्स को इनटेक करा, इंजेस्ट करा, तो उसकी जो डेथ होती है वो विद इन वीक, इट टेक्स विद इन 1 to 2 वीक्स, 1 से 2 हफ्ते लग जाएंगे उसको मरने में। लेकिन जो एक्यूट पॉइजन है वो एकदम तुरंत ही उनसे खा के एकदम ही जो इंसेक्ट नहीं रोडेंट्स होते हैं वो मर जाएंगे, जबकि क्रॉनिक में 1 से 2 हफ्ता उनको लग जाएगा मरने में। तो ये इनका एक अंतर होता है एक्यूट और क्रॉनिक में, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है जो इनमें डिफरेंस है, दैट इज एक्यूट होते हैं, एक्यूट्स वाले जो होते हैं दे आर नॉट एंटी कोगुलेंट्स, दे आर नॉट एंटी कोगुलेंट, जबकि जो क्रॉनिक होता है वो एंटी कोगुलेंट्स होते हैं, दे आर एंटी कोगुलेंट्स। अब एंटी कोगुलेंट्स का मतलब क्या होता है? एंटी कोगुलेंट का मतलब होता है सब्सटेंस विच हिंडर्स और विच इंटरफेयर विद द विटामिन डी। हमारी बॉडी में जो विटामिन डी होता है उसके प्रोसेस के साथ या उसकी जो बॉडी में बायोसिंथेसिस होती है उसके साथ इंटरफेयर करना, दैट इज कॉल्ड एंटीकोगुलेंट। तो जो क्रॉनिक पॉइजन होते हैं दे आर एंटीकोगुलेंट इन नेचर। अब यहाँ पे देखते हैं बुक में तो डायरेक्ट इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो आई होप आपको इजी रहेगा समझने के लिए। तो अगर हम बात करते हैं एक्यूट पॉइजन की, तो अभी हमने देखा जो एक्यूट पॉइजन होते हैं दे आर वेरी मच लीथल, विद इन फ्यू आवर्स द डेथ ऑफ रोडेंट्स कैन बी पॉसिबल। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे 5 एग्जाम्पल दिए हैं। फर्स्ट है अंतु, ANTU अंतु। एज सच ये जो अंतु है ये इसकी ये शॉर्ट फॉर्म है, अंतु इज द शॉर्ट फॉर्म। इसका जो फुल फॉर्म होगी वो क्या होगी, यहाँ पे बुक में इसकी फुल फॉर्म दी नहीं है बट आप नोट कर सकते हैं। तो आप नोट करिए, अंतु का फुल फॉर्म होता है अल्फा नैप्थलीन, अल्फा नैप्थाइल थायोयूरिया, थायोयूरिया, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ अंतु। तो याद रखना है एक्यूट पॉइजन में आता है अंतु। अंतु का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, कई बार पूछा जाता है अंतु का फुल फॉर्म क्या है। तो अंतु स्टैंड्स फॉर अल्फा नैप्थाइल थायोयूरिया। इसके अलावा जो नेक्स्ट है दैट इज बेरियम कार्बोनेट, जिंक फॉस्फाइड, थेलियम सल्फेट, आर्सेनिक कंपाउंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो हमारे एक्यूट रोडेंटिसाइड्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है इनके एग्जाम्पल। और जो अंतु है उसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतु का फुल फॉर्म होता है अल्फा नैप्थाइल थायोयूरिया। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी में, दैट इज क्रॉनिक पॉइजन, या फिर इसको मल्टीडोज पॉइजन भी बोला जाता है। मल्टीडोज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी जो डोज होती है ना, एक बार में वो रोडेंट्स को नहीं किल कर सकती। इनकी जो डोज होती हैं डिफरेंट स्टेजेस में डोज देनी पड़ती हैं, दैट इज़ वाई मल्टी डोज पॉइजन के नाम से इनको जाना जाता है। और ये क्या होते हैं, एंटी कोगुलेंट्स होते हैं। एंटी कोगुलेंट का मतलब क्या होता है, ये मैंने अभी आपको बताया। एंटी कोगुलेंट मीन्स समथिंग विच इंटरफेयर विद द विटामिन के। तो विटामिन के ध्यान रखना है, यहाँ पे विटामिन के के साथ जो हिंडरेंस या इंटरफेयर करेगा दैट इज कॉल्ड एंटी कोगुलेंट। उसके बाद जो यहाँ पे है नेक्स्ट पॉइंट, दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोक्सी कुमारिन। ये याद रखना है, जितने भी क्रोनिक रोडेंटिसाइड्स होते हैं वो किससे ड्राइव्ड होते हैं, दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम हाइड्रोक्सी कुमारिन। अब ये कुमारिन क्या होता है, ये जो कुमारिन यहाँ लिखा है व्हाट इज दिस, ये कुमारिन क्या है। हाइड्रोक्सी का मतलब तो आप सब समझ रहे होंगे, हाइड्रोक्सी दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बट ये कुमारिन क्या होता है, तो कुमारिन इज लाइक अ फिनॉल। ये एक तरह का फिनॉलिक सब्सटेंस होता है जिसमें 2 बेंजीन रिंग्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच होता है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच होता है। तो इस तरह से ये कुछ फिनॉलिक कंपाउंड होता है, इसको बोलते हैं कुमारिन। और जितने भी हमारे क्रोनिक रोडेंटिसाइड्स हैं वो सब के सब क्या हैं, हाइड्रोक्सी कुमारिन के ही डेरिवेटिव्स हैं। अब यहाँ पे एंटीकोगुलेंट को थोड़ा एक्सप्लेन करा है। एंटीकोगुलेंट इज द नेम ऑफ दैट कंपाउंड विच प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग। तो अभी मैंने आपको बताया विटामिन के साथ इंटरफेयर करना, तो ब्लड क्लॉटिंग में भी हम क्या कर देखते हैं कि हमारे जो ब्लड क्लॉट होते हैं उसके लिए कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज़ विटामिन के, ठीक है। तो वही मैंने आपको पहले बताया था कि जो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं विटामिन के साथ
इंटरफेयर करते हैं। तो अगर विटामिन के साथ इंटरफेयर करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो ब्लड क्लॉट है उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। तो अगर कोई भी रोडेंट्स इस तरह के क्रॉनिक रोडेंटिसाइड्स को खा लेगा तो उसमें एंटीकोगुलेंट टाइप के एक्शन शो होने लगेंगे। एंटीकोगुलेंट का मतलब है कि अगर बाई चांस उसको कहीं चोट लग गई इस रोडेंट्स को तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, यानी उनमें जो ब्लड लॉस होगा वो कंटिन्यूसली ब्लड लॉस होता रहेगा, ब्लड क्लॉट्स नहीं बनेंगे। ब्लड क्लॉट्स का मतलब होता है जो खून का एक थक्का बन जाता है जिसके बाद ब्लड रुक जाता है बहना, वो यहाँ पे नहीं होगा, उनका ब्लड कंटिन्यूसली लॉस होता रहेगा। अब यहाँ पे कुछ इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो जो क्रॉनिक रोडेंटिसाइड्स हैं उसमें सबसे पहला आता है हमारा वारफेरिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वारफेरिन ऑल्सो नोन एज टुमेरिन और कुमाक्लोर, तो कुमारिन से डिराइव्ड है तो कुमाक्लोर याद रखना है। ऐसी कुमाफ्यूरल है, क्यूमा मेट्रा टेट्राइल है, देन डिपेसिनॉन है, ब्रोमेडिलोन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉनिक रोडेंटिसाइड्स है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा रोडेंटिसाइड्स क्या होते हैं, रोडेंट्स को किल करने के लिए यूज़ करते हैं। रोडेंट्स क्या होते हैं, रोडेंट्स का मतलब होता है दोज मैमल्स विच आर हैविंग हैबिट ऑफ नॉव, तो जो क्नॉफ करते हैं यानी जो बाइट करते हैं अपने इंसीजर्स की हेल्प से चीज़ों को, अपने टीथ को कंटिन्यूसली बाइट करते रहते हैं, दे आर रोडेंट्स। और उनको किल करने के लिए रोडेंटिसाइड्स यूज़ करते हैं विच आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, दैट इज एक्यूट एंड क्रॉनिक। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, टू कंट्रोल द मोल रैट विच लिव्स इन बोरो, तो जो बोरो में रहते हैं उनको मोल रैट बोला जाता है। और मोल रैट को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, दैट इज़ PH3 फॉस्फीन जो होती है। अब यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था जो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है। होता क्या है, जो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड होते हैं ये बेसिकली फ्यूमिगेंट्स होते हैं जो कि टैबलेट की फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होती हैं। इसकी टैबलेट्स आती हैं, उन टैबलेट्स को हम रख देते हैं, बाद में उन टैबलेट से फ्यूम्स रिलीज़ होती हैं, तो ये फॉस्फीन गैस रिलीज़ होती है एट दैट टाइम। और ये जो फॉस्फीन गैस होती थी यार हाईली पॉइजनस गैस, तो ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, रोडेंट्स होते हैं, उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ब्लॉक करके उनको किल करने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द मैक्सिमम यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, ये भी हमने कल जो लास्ट क्लास थी पार्ट 5 उसमें हमने डिस्कस करा था कि सबसे ज़्यादा जो पेस्टिसाइड का यूज़ होता है वो कौन से क्रॉप में होता है। तो नंबर 1 सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कॉटन में, आफ्टर द सेकेंड नंबर आते हैं हमारे सीरियल्स, और थर्ड नंबर में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन से क्रॉप में कितना पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहा है। फर्स्ट में कॉटन, सेकेंड सीरियल, फॉलो बाय थर्ड वन इज़ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अब नेक्स्ट पॉइंट ये बता रहा है कि जो प्लांट्स में हम इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं या कुछ भी स्प्रे करते हैं तो उस पेस्टिसाइड्स का एक इफ़ेक्ट होता है, उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए क्या होता है, तो प्लांट्स के अंदर कुछ एंजाइम्स बनते हैं। द एंजाइम प्रेजेंट इन द प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स इन द प्लांट बॉडी। तो प्लांट की बॉडी में पेस्टिसाइड स्प्रे करने के बाद जो भी इफ़ेक्ट होता होगा उसको कम करने के लिए प्लांट की बॉडी में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो उस पेस्टिसाइड्स के प्लांट की बॉडी में क्या होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं, देयर आर सर्टेन एंजाइम्स विच आर यूज्ड टू डिटॉक्सिफाई द पेस्टिसाइड इफेक्ट इन द प्लांट बॉडी। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज जनरेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। सो देयर आर टोटल 4 जनरेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स अवेलेबल। तो 1 बाय 1 हम सबको डील करेंगे ये कितने जनरेशन के इंसेक्टिसाइड होते हैं। तो पहले आती है हमारी फर्स्ट जनरेशन के इंसेक्टिसाइड। आप ये जो फर्स्ट जनरेशन के इंसेक्टिसाइड्स होते हैं ये बने होते हैं 2 चीज़ों के, क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। या ध्यान रखना है क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के ये बने होते हैं, यहाँ पे लिखा भी है क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट। तो जितने भी हमारे फर्स्ट जनरेशन इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो इन दोनों ही इंसेक्टिसाइड्स का, ये हमारे कैसे इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये हमारे कुछ ऑर्गेनिक सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स हैं। आपने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने डील करा था क्लोरेटेड और फॉस्फेट, उसके अलावा जो कार्बामेट इंसेक्टिसाइड हैं उनके साथ हमने डील करा था। तो जितने भी क्लोरेटेड और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं ये मिलके हमारे फर्स्ट जनरेशन इंसेक्टिसाइड्स बनते हैं। और फर्स्ट जनरेशन इंसेक्टिसाइड्स की अगर हम बात करें तो ये कब यूज़ हो रहे थे, तो ये यूज़ होते थे बिफोर 1940s। तो 1940s के जो दौर था वहाँ पे हम जो इंसेक्टिसाइड यूज़ करे थे दे आर क्लासिफाइड एज फर्स्ट जनरेशन इंसेक्टिसाइड्स। तो इसमें हमारा DDT भी आता है, ठीक है, इसमें हमारे क्लोरिनेटेड और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आते हैं।
ध्यान रखना है हमारे क्लोरिनेटेड और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में कौन कौन आते थे। अगर हम बात करते हैं अपने क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारा DDT आता है। तो DDT है, ये हमारा क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन का पार्ट है। इसके अलावा BHC है, दैट इज़ बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये भी हमारा क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर आता है। इसके अलावा साइक्लोडाइन होते हैं, इंडोसल्फान, साइक्लोडाइन के अंदर ही इंडोसल्फान, हेप्टाक्लोर, एल्ड्रिन, ये सब आते हैं। और जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में हमारे कौन कौन आता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट में जिसमें फॉस लिखा हो, जैसे मोनोक्रोटोफॉस, पैराथियोन, मैलाथियोन, इस टाइप के जो इंसेक्टिसाइड्स से दे आर कम्स अंडर ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप। तो ध्यान रखना है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन फर्स्ट जनरेशन इंसेक्टिसाइड का पार्ट होते हैं। और इसमें एक फीचर और ध्यान रखना है, जितने भी फर्स्ट जनरेशन इंसेक्टिसाइड्स से दे आर हाईली टॉक्सिक इन नेचर, दे आर हाईली टॉक्सिक इन नेचर। इनका जो नेचर था बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, इन्वायरमेंट में इनके रेसिड्यूज बहुत लंबे टाइम तक परसिस्ट करते थे। अब आते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स में। तो जो सेकेंड जनरेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स है उसका जो यूज़ हो रहा था वो कब हो रहा था, फर्स्ट जनरेशन का यूज़ हो रहा था बिफोर 1940, लेकिन सेकेंड जनरेशन इंसेक्टिसाइड्स का जो यूज़ हो रहा था दे आर रिफर्ड एज पोस्ट 1940, यानी 1940 के बाद का जो दौर था उस दौरान जो इंसेक्टिसाइड यूज़ हो रहे थे दे आर रिफर्ड एज सेकेंड जनरेशन इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, और इनका नेचर जो था वो कंपैरेटिवली लेस टॉक्सिक था एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। ध्यान रखना है सेकेंड जनरेशन वाले इंसेक्टिसाइड जो हैं वो कम टॉक्सिक थे पहले वाले से। और इसमें हमारे कौन कौन से इंसेक्टिसाइड्स आते हैं, इसमें इन वाले इंसेक्टिसाइड्स को हम मॉडर्न सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें कौन कौन से ग्रुप के इंसेक्टिसाइड्स आते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। इसमें हमारे कौन कौन आते हैं, इसमें हमारे आते हैं जनरली कार्बामेट्स, जितना हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे कार्बामेट्स इंसेक्टिसाइड्स के बारे में। कार्बामेट इंसेक्टिसाइड्स कौन होते हैं, जो डराइव्ड होते हैं कार्बामिक एसिड से। ध्यान रखना है कार्बामेट्स यानी कार्बामिक एसिड से डराइव्ड होते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्बामेट इंसेक्टिसाइड। इसमें हमारे कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते थे कार्बामेट में, कार्बारिल, कार्बाफूरॉन, जिनके नाम के आगे कार्बो आता था, जैसे कार्बारिल, कार्बाफूरॉन, कार्बोसल्फन, LD का भी आता है, मिथोमाइल, ये हमारे कार्बामेट्स इंसेक्टिसाइड होते हैं। तो जितने भी कार्बामेट वाले इंसेक्टिसाइड हैं दे आर कंस्टिट्यूट्स अंडर द सेकेंड जनरेशन इंसेक्टिसाइड्स। और इसके अलावा ये लेस टॉक्सिक होते हैं, इन्वायरमेंट में कम टाइम के लिए रहते हैं, एंड दे आर मोर सिलेक्टिव अगेंस्ट द टारगेट ऑर्गेनिज्म। जो भी इनका टारगेट ऑर्गेनिज्म है इनकी उनके प्रति सिलेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि फर्स्ट जनरेशन के इंसेक्टिसाइड की सिलेक्टिविटी कम थी। सेकेंड जनरेशन में सिलेक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, टॉक्सिसिटी कम हो जाती है। नाउ वी मूव ऑन द थर्ड जनरेशन इंसेक्टिसाइड। थर्ड जनरेशन इंसेक्टिसाइड बहुत ही सिंपल होते हैं, ये जनरली जो होते हैं टारगेट स्पेसिफिक होते हैं और नॉन टॉक्सिक होते हैं। अभी तक हमने फर्स्ट जनरेशन देखा, फर्स्ट जनरेशन में क्या था, हाईली टॉक्सिक, सेकंड लेस टॉक्सिक, और थर्ड वाली जनरेशन के जो इंसेक्टिसाइड हैं दे आर कंसिडर नॉन टॉक्सिक, ये बिल्कुल टॉक्सिक नहीं होते। क्यों नहीं होते, बिकॉज कि इंसेक्ट्स के बॉडी में जो हार्मोन्स बनते हैं उन्हीं से डराइव्ड होते हैं। तो इमेजिन इंसेक्ट के अंदर जो हार्मोन बनते हैं उन्हीं का यूज़ करके हम उनको किल कर सकते हैं, यानी वो भी एक तरह का इंसेक्टिसाइड की तरह ही वर्क हो रहे हैं। इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं, ऐसे केमिकल जो इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज होते हैं। और थर्ड जनरेशन इंसेक्टिसाइड में हम जनरली इंसेक्ट हार्मोन्स की बात करेंगे। यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, इंसेक्ट हार्मोन्स, यानी इंसेक्ट के शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन बन रहे हैं जिनका यूज़ करके हम इंसेक्ट को किल कर सकते हैं। तो टारगेट स्पेसिफिक तो होगा ही होगा, और साथ में इसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट भी नहीं होता है। तो ये हमारी इस तरह के जो इंसेक्टिसाइड हैं दे आर कंस्टिट्यूट एज थर्ड जनरेशन इंसेक्टिसाइड। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। दैट इज जुवेनाइल हार्मोन। अब जुवेनाइल हार्मोन आपको पता होना चाहिए कि इंसेक्ट के अंदर जुवेनाइल हार्मोन कब बनता है। यू ऑल नो जो इंसेक्ट होता है उसमें प्रोसेस होता है मोल्टिंग, इंसेक्ट्स में एक मोल्टिंग प्रोसेस होता है, उस दौरान मोल्टिंग को बनाए रखने के लिए जुवेनाइल हार्मोन बहुत ज़रूरी होता है इंसेक्ट के अंदर। तो जुवेनाइल हार्मोन ही एक तरह का इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ रेपेलेंट्स होते हैं, सेक्स अट्रैक्टेंट्स होते हैं। सेक्स अट्रैक्टेंट्स का एग्जांपल है जैसे फिरोमोन्स। तो इंसेक्ट के अंदर जो फिरोमोन्स हार्मोन बनता है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर कंट्रोलिंग द इंसेक्ट पॉपुलेशन। तो ये जो हार्मोन वाले जो बातें होती हैं, जहाँ पे भी हार्मोन का रोल होता है, दे आर कंस्टिट्यूट एज थर्ड जनरेशन इंसेक्टिसाइड्स। ओके, अब आते हैं हमारी लास्ट कैटेगरी, दैट इज़ फोर्थ जनरेशन इंसेक्टिसाइड। फोर्थ जनरेशन इंसेक्टिसाइड जो है थर्ड वाले का जस्ट उल्टा है। थर्ड जनरेशन में हम जहाँ हार्मोन की बात कर रहे थे, तो फोर्थ जनरेशन में हम एंटी हार्मोन की बात करेंगे। एंटी हार्मोन मतलब जो हार्मोन की सिंथेसिस को
रोक दे, एंटी हार्मोनल इफेक्ट होता है। इसमें एग्जांपल है प्रिकॉशन। प्रिकॉशन क्या होता है आप समझ सकते हैं। प्रिकॉशन जो होता है जनरली इसमें आता है हमारे, ये एंटी जुविलाइन हार्मोन होता है, एंटी जुविलाइन हार्मोन। अभी हमने ऊपर पढ़ा था जुविनाइल हार्मोन होता है, ठीक है, जो प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इंसेक्ट के। लेकिन जो ये एंटी हार्मोन होता है प्रिकॉशंस, एक तरह का एंटी जुविलाइन हार्मोन होता है। ये क्या करते हैं, इंसेक्ट की बॉडी के अंदर जुविनाइल हार्मोन है उसको बनने से रोकेगा। तो अगर जुवेनाइल हार्मोन नहीं बन पाएगा तो प्रॉपर इंसेक्ट की ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और जिसकी वजह से वो किल हो जाएगा। तो ये था 4th जनरेशन इंसेक्टिसाइड। तो हमने डिफरेंट जनरेशन इंसेक्टिसाइड डिस्कस करे हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी में, जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इंसेक्टिसाइड एडिटिव्स। पर इसको समझने से पहले एक टॉपिक जो आपकी बुक में नहीं दिया है हम उसको भी डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी के आधार पे हम इंसेक्टिसाइड को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको डिस्कस करना है इंसेक्टिसाइड का टॉक्सिसिटी लेवल कितना है, उसमें कौन सा सिंबल बना होता है, कौन सा कलर उनके पैकेट में मेंशन होता है, और उनका ओरल LD50 वैल्यू क्या होती है। ओरल LD50 वैल्यू हमने पहले भी डिस्कस करी थी। LD50 मतलब होता है लीथल डोज 50, यानी अगर इंसेक्ट की पॉपुलेशन को हाफ कंट्रोल करना है, यानी 50% पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जो डोज हम यूज़ करेंगे दैट इज़ लीथल 50 डोज। तो ये कुछ बातें हमको डिस्कस करनी जो यहाँ बुक में मेंशन नहीं है, बट ये आप अलग से नोट कर सकते हैं। सो नाउ वी डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स बेस्ड ऑन देयर टॉक्सिसिटी। तो टॉक्सिसिटी के आधार पे वी हैव 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। नंबर 1 इज़ लेस टॉक्सिक। जो लेस टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उनमें जो सिंबल बना होता है दैट इज़ कॉशन का सिंबल बना होता है, कलर उनका होता है ग्रीन, उनका जो ओरल LD50 वैल्यू होती है वो मोर देन 5000 होती है। ध्यान रखना है ओरल LD50 की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कम टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड होता है। ओके, ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा ओरल LD50 वैल्यू होती है लेस टॉक्सिक की, मोर देन 5000। नेक्स्ट नंबर 2 इज़ मॉडरेटली टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड। तो जो मॉडरेट होंगे उनमें जो सिंबल बना था वो बना होता है डेंजर का, उसमें डेंजर का सिंबल होता है, कलर उनका होता है ब्लू, और उनकी जो ओरल LD50 वैल्यू है दैट इज़ 501 to 5000, वैल्यू कम हो गई और टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ गया। थर्ड कैटेगरी है हाईली टॉक्सिक है, इसमें जो सिंबल बना होता है दैट इज़ पॉइजन, कलर होता है इसका येलो, और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज़ फ्रॉम 51 to 500, वैल्यू कम हो रही है, टॉक्सिसिटी लेवल इंक्रीज हो रहा है, रिमेंबर दिस। एंड द लास्ट फाइनल कैटेगरी इज़ एक्सट्रीमली टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड। अब ये हद टॉक्सिक है, इनके बाद और कोई दूसरी कैटेगरी नहीं है, ये बहुत खतरनाक होते हैं, एक्सट्रीमली टॉक्सिक हैं, और इनके ऊपर जो सिंबल बना होता है दैट स्कल एंड पॉइजन का सिंबल होता है, और कलर इनका क्या होगा, ऑफकोर्स रेड कलर, खतरे की घंटी जो होती है ना लाल, तो वैसे एक्सट्रीमली टॉक्सिक हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, रेड कलर का सिंबल होता है इनका, और उनकी जो वैल्यू होगी ओरल LD50 वैल्यू सबसे कम होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा टॉक्सिक यही है, जो जितना ज़्यादा हाईली टॉक्सिक है उसकी ओरल 50 वैल्यू उतनी कम है, तो उसकी वैल्यू सबसे लो होती है दैट इज़ 1 to 50 LD50 वैल्यू। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंसेक्टिसाइड एडिटिव्स। अब जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उनकी हमें सबसे पहले बनानी होती है फॉर्मुलेशंस। हम क्या बनाते हैं इंसेक्टिसाइड में, सबसे पहले बनाते हैं उसकी फॉर्मुलेशन। अब ये फॉर्मुलेशन क्या होता है, फॉर्मुलेशन का मतलब होता है किसी भी इंसेक्टिसाइड्स को जो हम यूज़ करने जा रहे हैं या पेस्टिसाइड को फॉर्मुलेट करना। फॉर्मुलेट कैसे करेंगे, हम उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे, हम कौन से इंग्रेडिएंट उसमें यूज़ करने जा रहे हैं, उससे पता चलता है कि हमें कैसी फॉर्मुलेशन रेडी करनी है। तो इंसेक्ट की जो फॉर्मुलेशंस होती हैं उसमें आपने नोटिस करना है उसमें कौन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जो फॉर्मुलेशंस होता है, अब देखो इंसेक्टिसाइड होता है या पेस्टिसाइड, जो टारगेट ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए जो सब्सटेंस यूज़ होता है उसको हम बोलेंगे टॉक्सिकेंट, दैट इज़ रिफर्ड एज टॉक्सिकेंट। उसको हमने नाम दिया है कि वो हमारा टॉक्सिकेंट है, और हम टॉक्सिकेंट को एक और नाम से भी जानते हैं दैट इज़ एक्टिव इंग्रेडिएंट। इस इंग्रेडिएंट को हम बोलते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो अभी हमने देखा फॉर्मुलेशंस क्या होती है, फॉर्मुलेशंस नथिंग बट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन होता है फॉर्मुलेशन। और फॉर्मुलेशन में हम मेन जो इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं एक को बोलते हैं टॉक्सिकेंट। टॉक्सिकेंट ही वो केमिकल होता है, वो टॉक्सिकेंट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच एक्चुअली यूज टू किल द
इंसेक्ट विच इज़ इफेक्टिव इन नेचर, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, जो इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज़ होता है एक्चुअल में, दैट इज़ टॉक्सिकेंट, और इसी को हम एक्टिव इंग्रेडिएंट बोलते हैं। प्लस इसके अलावा यहाँ पे और क्या होता है, यहाँ पे होते हैं कुछ इनर्ट मैटर, और इस इनर्ट मैटर को हमने क्या नाम दिया है, इस इनर्ट मैटर को हमने नाम दिया है एडिटिव्स। ये हमारे क्या होते हैं, दे आर रिफर्ड एज एडिटिव्स। तो ध्यान रखना है, जो भी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का फॉर्मुलेशन होता है उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं एंड दे आर नोन एज टॉक्सिकेंट एंड इनर्ट मैटर। टॉक्सिकेंट रिफर्ड एज एक्टिव इंग्रेडिएंट बिकॉज दिस इज द एक्चुअल part of the formulation which used to kill the insecticides, and the other one is inert matter which is known as additives। अब ये जो additives होते हैं इनको यूज़ क्या होता है, तो बेसिकली जो एडिटिव्स होते हैं ये जनरली हमारे सॉल्वेंट होते हैं या कैरियर्स होते हैं जो हम इंटेंशनली ऐड कर देते हैं। ये मे बी लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं या सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, और इनको हम ऐड इसलिए करते हैं ये क्योंकि जो हमारा टॉक्सिकेंट होता है, एक्टिव फॉर्म होती है, उसकी इफ़िशेंसी को इम्प्रूव करें, उसकी इफ़िशेंसी को इन्हांस करने के लिए हम ये इनर्ट मैटर ऐड करते हैं। बाकी जो मेन काम होता है वो टॉक्सिकेंट का ही होता है। जो टॉक्सिकेंट होता है दैट इज़ द एक्चुअल सब्सटेंस विच यूज टू किल द इंसेक्ट। अब इंसेक्टिसाइड्स में भी हम फॉर्मुलेशंस की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स की फॉर्मुलेशन जो है इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होती हैं। आपने पढ़ा था बहुत सारे इंसेक्टिसाइड ईसी में होते हैं, कोई WP होती है, ये डिफरेंट फॉर्मुलेशंस होती हैं। अब इन डिफरेंट फॉर्मुलेशंस का रोल क्या है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ दीज डिफरेंट फॉर्मुलेशंस। तो उसका सिंपल आंसर ये है कि इतनी सारी फॉर्मुलेशंस की हमको इसलिए ज़रूरत पड़ती है बिकॉज हर एक इंसेक्टिसाइड जो होते हैं उनमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, दे हैव डिफरेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। उनमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट को शॉर्ट में AI इस तरह से लिखते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनमें वेरिएशंस होती हैं। उनकी स्टेबिलिटी कैसी है, एक्टिव इंग्रेडिएंट की स्टेबिलिटी कैसी है और उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, वो डिफरेंट होती है। तो इसलिए हमें अलग अलग फॉर्मुलेशंस बनानी पड़ती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें किस पेस्ट को हमको कंट्रोल करना है, किस इंसेक्टिसाइड में कितनी एबिलिटी है कि वो कितने पेस्टिसाइड्स को कंट्रोल कर सकता है, उसको हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो इन डिफरेंट क्राइटेरिया को मद्देनज़र रखते हुए जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उनके डिफरेंट फॉर्मुलेशन अवेलेबल होते हैं। अब फॉर्मुलेशन होता क्या है वो समझते हैं। तो फॉर्मुलेशन क्या है, यहाँ पे हम अगर पढ़ें तो यहाँ पे हमें समझ में आएगा, द एडिंग inert material is called additives and the process to get mixture by adding inert material to the pure and technical form of is known as formulation। तो जब हम inert material, मैंने आपको बताया जिसको हम additive बोलते हैं, तो जब हम additive को ऐड करेंगे टॉक्सिकेंट या फिर जो टेक्निकल फॉर्म होता है उसके साथ ऐड करने पे वो हमारा बनता है फॉर्मुलेशन। और किसी भी इंसेक्टिसाइड का फॉर्मुलेशन बनाना क्यों ज़रूरी है ये हमने डिस्कस करा, बिकॉज फॉर्मुलेशन इम्प्रूव द स्टोरेज, हैंडलिंग, सेफ्टी, एप्लीकेशन एंड ऑल्सो द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंसेक्टिसाइड। तो अब हमको पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मुलेशन कौन कौन से होते हैं, बट उससे पहले हम देखते हैं कुछ कॉमन फॉर्मुलेशंस क्या हैं। तो यहाँ पे हमको कॉमन फॉर्मुलेशंस में हमको दो फॉर्मुलेशंस के बारे में देखना है, डस्ट एडिटिव्स क्या होते हैं एंड स्प्रे एडिटिव्स क्या होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे डस्ट एडिटिव्स की। तो जो डस्ट एडिटिव्स होते हैं जनरली ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो इसमें होता क्या है, जितने भी हमारे डस्ट एडिटिव्स होते हैं इसमें एक टॉक्सिकेंट होगा। टॉक्सिकेंट मैंने आपको बताया जो मेन इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होगा, दैट इज़ टॉक्सिकेंट। प्लस यहाँ पे हमारे कुछ कैरियर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया ना आपको इनर्ट मैटर होता है। इनर्ट मैटर मे बी एनीथिंग, इट मे बी सॉल्वेंट, कैरियर, एडजुवेंट, ठीक है। तो कैरियर्स जो होते हैं हमारे एक तरह का इनर्ट मैटर होता है। ये कैरियर्स भी हो सकते हैं, एक्सटेंडर्स हो सकते हैं, डाइल्यूटेंट या व्हीकल्स, कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी डस्ट में दो टाइप्स आते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हमारे जो आते हैं दैट इज़ फ्लावर ऑफ वॉलनट, सोयाबीन, शेल एंड वुड बार्क। कभी कभार हम क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से इफ़िशेंटली यूज़ करने के लिए हम उसमें कुछ वुड बार्क यानी लकड़ी के जो चूरे होते हैं या वॉलनट का फ्लावर चूरा जो होता है ये सब ऐड कर देते हैं। दे आर कंस्टिट्यूट अंडर ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द कंपोनेंट। जबकि अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में हम क्या कर सकते हैं, पल्वराइज्ड का मतलब होता है बहुत ही फाइन मिक्सचर। किसी भी चीज़ का फाइन मिक्सचर को हम पल्वराइज्ड बोलते हैं। तो पल्वराइज्ड में हमारे क्या क्या आते हैं, पल्वराइज्ड में हम सल्फर, डाइटोमाइट, सिलिकॉन ऑक्साइड, ट्राइपोलाइट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ट्राइपोलाइट। इसके अलावा यहाँ पे आता है लाइम, जिप्सम,
टैल्क, पायरोफाइलिटो, क्ले में भी डिफरेंट टाइप्स की हमारे पार्ट्स हैं लाइक एटापुलजाइड, बेंटोनाइट्स, कॉलिन्स, वॉल्केनिक ऐश। तो ये सारे के सारे जो हैं ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल्स थे। तो ये सब हमारे डस्ट कैरियर के पार्ट्स होते हैं। ध्यान रखना डस्ट कैरियर में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पार्ट आता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी डस्ट एडिटिव के बाद हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी जो बनती है इस एडिटिव्स की वो है स्प्रे एडिटिव्स। तो याद रखना अभी हम जो पढ़ रहे हैं एडिटिव्स के बारे में पढ़ रहे हैं। एडिटिव्स का मतलब क्या होता है इनर्ट मैटर। तो इनर्ट मैटर का ही दूसरा नाम एडिटिव्स है और एडिटिव दो प्रकार के हैं डस्ट एंड स्प्रे। स्प्रे में बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले स्प्रे में भी सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट भी हो सकता है लाइक केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल जो होता है, डीजल और पेट्रोलियम, ज़ाइलिन, ये हमारे कुछ सॉल्वेंट हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं इंसेक्टिसाइड के लिए, उनको सॉल्युबल बनाने के लिए। वेटिंग एजेंट होते हैं हमारे नेक्स्ट। वेटिंग एजेंट का काम क्या होता है? तो वेटिंग एजेंट का मेन काम ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है जब भी हम कोई इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं तो कुछ पार्ट जो होता है वो वाटर में या सॉल्युबल नहीं हो पाता प्रॉपरली। तो इनसॉल्युबल पार्ट को सॉल्युबल में कन्वर्ट करने के लिए हमें वेटिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो वेटिंग एजेंट क्या क्या काम होता है? ये वेटिंग एजेंट इनसॉल्युबल मैटर के साथ मिक्स होते हैं और उनको वाटर में या जो पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन होता है उसमें सॉल्युबल बनाने का काम करते हैं। दे मेनली कन्वर्ट इनसॉल्युबल टू सॉल्युबल वन। ठीक है, इतना ही इनका काम होता है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज़ इमल्सिफायर। तो इमल्सिफायर में हमारे कौन कौन आते हैं? इमल्सिफायर का मेन क्या काम होता है? ये क्या करते हैं? प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन। जो होता क्या है मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम डिफरेंट टाइप्स के इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं तो जब मिक्स करने के बाद क्या होता है कि एक इंग्रेडिएंट उसमें प्रेसिपिटेट होकर नीचे बॉटम में सेटल होने लगता है, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। तो अगर प्रेसिपिटेशन होगा तो इंसेक्टिसाइड अपना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा बिकॉज एक पार्टिकल से उसके बॉटम में सेटल हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम इमल्सिफायर ऐड कर देते हैं। ध्यान रखना इमल्सिफायर्स जो होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे है सोडियम ओलिएट, अमाइंस, सोडियम लॉरेल सल्फेट एक्सेट्रा। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इमल्सिफायर्स होते हैं। ध्यान रखना है इमल्सिफायर्स के एग्जांपल। नेक्स्ट हमारा आता है अब इमल्सिफायर्स जब हम ऐड करते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऐड वाटर वेन एवर वी आर यूजिंग। ठीक है, जब भी हम इसको यूज़ करते हैं वाटर हम अलग से ऐड करेंगे, बाकी इसमें टॉक्सिकेंट पहले से होगा, सॉल्वेंट मिक्स होगा और इमल्सिफायर्स में ऐड होगा। वाटर जनरली हम मिक्स करेंगे जब हम उसको एट अ टाइम व्हेन वी आर यूजिंग। तो यहाँ पे लिखा है एट द टाइम ऑफ यूज़, तो हम वाटर उसमें ऐड करेंगे। तो ये हमारा था इमल्सिफायर। इमल्सिफायर का मेन काम होता है ये प्रेसिपिटेशन फॉर्म नहीं होने देता। नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज स्प्रेडर, और स्प्रेडर को हम डी फ्लॉकुलेटर भी बोलते हैं। ठीक है, इनमें हमारा जो मेन क्या होता है ये इम्प्रूव करता है वेटिंग प्रॉपर्टी, और नाम है इसका स्प्रेडर। तो सबसे पहले ये वेटिंग प्रॉपर्टी इम्प्रूव करेगा, करने के बाद क्या करेगा उस पर्टिकुलर इंसेक्टिसाइड को जहाँ पे भी हम स्प्रे कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली स्प्रेड हो जाए, तभी इसका नाम है स्प्रेडर। और इसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स बनते हैं दैट इज़ कैल्शियम केसिनेट, सोयाबीन फ्लावर। याद रखना भी हमने सोयाबीन फ्लावर ऊपर हमने पढ़ा था डस्ट में, ऑर्गेनिक पार्ट में हमने सोयाबीन पढ़ा था। ठीक है, इसके अलावा सोयाबीन हमारा स्प्रेडर में भी यूज़ होता है। और इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा सल्फेटेड अल्कोहल, सल्फोनेटेड कंपाउंड्स, ये हमारे स्प्रेडर में आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है स्टिकर्स। ठीक है, स्टिकर का मेन काम क्या होता है, जहाँ पे हमने पर्टिकुलर इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करा है वो वहाँ पे स्टिक रहे। ऐसा ना हो कि हम जैसे बारिश आ रही है तो बारिश के साथ वो पानी में बह जाए, तो वो इंसेक्टिसाइड वहीं पे स्टिक रहना चाहिए। स्टिकर मतलब वहीं पे अटैच हो जाए। तो ये स्टिकर्स का काम होता है कि क्या करते हैं, प्रिवेंट द वॉशिंग ऑफ द पर्टिकुलर इंसेक्टिसाइड बाय रेन। जब भी रेन आती है या पानी हम डालते हैं तो पानी के साथ रेन के साथ वॉश आउट ना हो जाए, इसलिए हम स्टिकर ऐड करते हैं। इसमें एग्जांपल्स हैं स्टिकर में हमारे जेलाटिन, रेजिन, ग्लू, स्टार्च, वेजिटेबल्स ऑयल। तो जो भी हमारी स्टार्ची या ऑयल वाली चीज़ें होती हैं उनको हम एज अ स्टिकर हम यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखना है इसके एग्जांपल जेलाटिन, रेजिन, ग्लू, स्टार्च एंड वेजिटेबल ऑयल। तो ये सब हम जस्ट अप्लाई करेंगे इंसेक्टिसाइड के साथ, दे आर वर्कड। इनका मेन काम को ये पर्टिकुलर इंसेक्टिसाइड को स्टिक करें, उसको वॉश आउट ना होने दें। नेक्स्ट कैटेगरी अब आती है हमारी स्टेबलाइज़र। तो स्टेबलाइज़र भी नाम से समझ में आ रहा है ये चीज़ों को स्टेबल करने का काम करते हैं। ठीक है, स्टेबलाइज़र का मेन काम होता है स्टेबल कंपाउंड
प्रोड्यूस करना। सच एडिटिव्स आर रिक्वायर्ड टू रिटार्ड रैपिड डिकम्पोजिशन ऑफ अनस्टेबल ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स। तो ये चीज़ों को स्टेबलाइज करते हैं। बहुत बार क्या होता है, हम जो पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड में कुछ हमारे अनस्टेबल भी होते हैं। अगर आपको पता होगा कि हमारे बहुत सारे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड ऐसे हैं जो कैसे हैं, अनस्टेबल हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूँ यहाँ पे अनस्टेबल ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स का एग्जांपल इज़ पायरेथ्रिन। पायरेथ्रिन हैव यू नो ये कहाँ से ऑब्टेन हो रहा था, इसका मेन सोर्स क्या था, क्राइजेंथेमम के जो फ्लावर्स होते हैं वहाँ से हमको पैराथ्रिन ऑब्टेन होता है। इसके अलावा एल्ड्रिन, तो ये हमारे कुछ इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो ऑर्गेनिक हैं लेकिन अनस्टेबल हैं। तो इन अनस्टेबल कंपाउंड्स को स्टेबल बनाने के लिए हम स्टेबलाइज़र ऐड करते हैं। स्टेबलाइज़र के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल देख लेते हैं। स्टेबलाइज़र के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं आइसोप्रोपाइल क्रिसॉल। आइसोप्रोपाइल क्रिसॉल क्या करता है, पायरेथ्रिन को स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, आयरथ्रिन क्रिसॉल क्या करता है, पायरेथ्रिन को स्टेबलाइज करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन। हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन किसको स्टेबल करेगा, एंड्रिन को। एंड द लास्ट इज एपीक्लोरोहाइड्रिन। एपीक्लोरोहाइड्रिन का मेन काम क्या होता है, ये एल्ड्रिन को स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ पे हमने स्टेबलाइजर के 3 एग्जाम्पल देखे, आइसोप्रोपाइल क्रिसॉल स्टेबलाइज पायरेथ्रिन, हेक्सामिथाइल टेट्रामाइन विच स्टेबलाइज द एंड्रिन, एंड द लास्ट वन इज एपीक्लोरोहाइड्रिन विच स्टेबलाइज एल्ड्रिन। तो ये हमारी कुछ स्टेबलाइजर्स थे। अब नेक्स्ट कैटेगरी है, सेकेंड लास्ट है सॉफ्टनर। इट रिड्यूस द फाइटोटॉक्सिसिटी ऑफ द पेस्टिसाइड। तो प्लांट्स में पेस्टिसाइड के कारण जो फाइटोटॉक्सिसिटी डेवलप हो जाती है, उस चीज़ को फाइटोटॉक्सिसिटी को कम करने के लिए हम ऐड करते हैं सॉफ्टनर। सॉफ्टनर के तौर पे हम सल्फ़र भी ऐड कर सकते हैं। सल्फ़र सॉफ्टनर का काम करती है। जिंक सल्फेट हो गया, लाइम केसिनेट, ये क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड की जो टॉक्सिसिटी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एज यू नो ये सब केमिकल फर्टिलाइजर या केमिकल पेस्टिसाइड्स जो होते हैं दे आर वेरी टॉक्सिक इन नेचर, और प्लांट्स की ऊपर इसका कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, प्लांट को इसकी टॉक्सिसिटी ना फेस करनी पड़े, इसलिए हम उसमें सॉफ्टनर ऐड कर देते हैं। बिकॉज ये प्लांट को एक सूदिंग इफेक्ट क्रिएट करके देते हैं, इतना फाइटोटॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट नहीं हो पाता। तो इसके एग्जांपल याद रखना है सल्फर, जिंक सल्फेट एंड लाइम केशिनेट। और जो लास्ट कैटेगरी है हमारी दैट इज़ मास्कर या फिर डिओड्रेंट। तो इंसेक्टिसाइड में भी यस हम मास्कर या डिओड्रेंट यूज़ करते हैं। डिओड्रेंट का काम क्या होता है, जो बेकार चीज़ होती है, बेकार स्मेल को छुपा देना। तो मास्कर या डिओड्रेंट का काम यहाँ पे भी वही होती है। एट द टाइम ऑफ स्प्रेइंग, जब भी हम कोई इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं, स्पेशली हाउस होल्ड पर्पज़, याद रखना है स्पेशली हाउस होल्ड पर्पज़। फील्ड में तो हमको इतना ज़्यादा ओडर पता नहीं चलेगा, बट वेन एवर वी स्प्रे सम इंसेक्टिसाइड इन आवर हाउस, जब भी हम कभी घर में अपना इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, उस टाइम पे जो इंसेक्टिसाइड से स्मेल आती है, फाउल स्मेल आती है, अनप्लीजेंट ऑडर निकलता है, उस चीज़ को कम करने के लिए हम उसमें यूज़ कर सकते हैं मास्कर या फिर डिओड्रेंट। तो ध्यान रखना है मास्कर या डिओड्रेंट का मेन फीचर क्या है, इट मास्क द अनप्लीजेंट ऑडर। और कब, व्हेन वी आर यूजिंग एन इंसेक्टिसाइड इन आवर हाउस। तो इसमें हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, एग्जाम्पल ध्यान रखना है सीडर ऑयल, ये क्या करता है, कुछ खुशबू देने की कोशिश करेगा। सीडर ऑयल कुछ हद तक उसकी जो अनप्लेजेंट ऑडर होता है उस स्मेल को कम कर देगा। इसके अलावा पाइन ऑयल होता है, सेंट हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे डिओड्रेंट के एग्जांपल थे जो हम यूज़ कर सकते हैं एज अ एडिटिव्स इन इंसेक्टिसाइड्स। तो ये तो हमारे इंसेक्टिसाइड्स में जो हमने एडिटिव पढ़ा था। इनर्ट मैटर याद करते हैं अगेन, जो फॉर्मुलेशन होती है वो कैसे बनती है। जो भी इंसेक्टिसाइड के फॉर्मुलेशंस होते हैं उनको तैयार करने के लिए हम उसमें क्या क्या ऐड कर रहे थे, हम उसमें ऐड करते हैं टॉक्सिकेंट जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, और जो नेक्स्ट चीज़ होती है हम जो ऐड करते हैं दैट इज़ इनर्ट मैटर। इस इनर्ट मैटर को ही हम क्या बोलते हैं, एडजुवेंट बोल सकते हैं या फिर एडिटिव्स बोल सकते हैं, एडिटिव्स। और यहाँ पे अभी हमने एडिटिव्स के 2 पार्ट्स पढ़ लिए हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अ टाइप ऑफ फॉर्मुलेशंस। अब हम इंसेक्टिसाइड की फॉर्मुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सो देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस। 3 तरह के फॉर्मुलेशंस होते हैं, सॉलिड फॉर्मुलेशन, लिक्विड फॉर्मुलेशन एंड गैसियस फॉर्मुलेशन। पहले हम डील करते हैं सॉलिड फॉर्मुलेशन के बारे में। सॉलिड फॉर्मुलेशन के अंदर 2 चीज़ें आएंगी, डस्ट और ग्रैन्यूल्स। तो डस्ट
अभी हमने पढ़ा था डस्ट एडिटिव्स, ठीक है। तो उसी फॉर्म को ही हम मान लेंगे आगे डस्ट और ग्रैन्यूल्स, ये दोनों ही हमारे सॉलिड फॉर्मुलेशन के टाइप्स हैं। डस्ट में क्या होता है, डस्ट में हमारे टॉक्सिकेंट और कैरियर्स मिले होते हैं। तो डस्ट जो होता है इसमें हमारे, जब हम टॉक्सिकेंट को मिक्स करेंगे डस्ट कैरियर के साथ, तो दैट मिक्सचर इज़ नोन एज डस्ट, ओके। डस्ट का जो पार्टिकल साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है, और रिमेंबर दिस, जितना साइज़ छोटा होता है टॉक्सिसिटी उतनी ज़्यादा हाई होती है। याद रखना, ये साइज़ और टॉक्सिसिटी जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है। सो आपको ध्यान रखना है, साइज़ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टॉक्सिसिटी। तो अगर हम डस्ट की बात कर रहे हैं, तो जब हम टॉक्सिकेंट और कैरियर्स को आपस में मिलाते हैं, इनका प्रोपोर्शन आपको ध्यान रखना है। जो टॉक्सिकेंट होता है वो 0.1 से 25% के बीच में होता है। अगर टॉक्सिकेंट 0.1 है तो हमारा कैरियर होगा 99.9% ऐड, लेकिन अगर टॉक्सिकेंट हमने 25% ऐड करा 25%, तो कैरियर ऐड होगा 75%। तो इनकी रेंज ध्यान रखनी है। टॉक्सिकेंट इज़ 0.1 to 25%, वेरस कैरियर इज़ 99.9 to 75%। और यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो भी ध्यान रखना है। इनका साइज़ बहुत कम होता है, 1 to 40 माइक्रोन का साइज़ होता है, दिस इज़ माइक्रोन। और जितना छोटा साइज़ उतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी हाई होगी। तो डस्ट जो होते हैं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं क्योंकि इनका साइज़ बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो हमारी आती है ग्रैन्यूल्स की। ग्रैन्यूल्स का साइज़ डस्ट के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। अभी हमने देखा डस्ट का जो साइज़ था वो 1 से 40 माइक्रोन का था, लेकिन जो ग्रैन्यूल्स की बात करेंगे, ग्रैन्यूल का साइज़ ज़्यादा होता है, इट इज़ मोर देन 300 माइक्रोन, ठीक है। 300 से ज़्यादा माइक्रोन का साइज़ होता है ग्रैन्यूल्स का। अब जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, अगेन यहाँ पे भी हमारे टॉक्सिकेंट मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो टॉक्सिकेंट होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं, 2 से 10% टॉक्सिकेंट यहाँ पे ऐड होता है, बाकी यहाँ पे ग्रैन्यूल्स ऐड होते हैं। अब ग्रैन्यूल्स भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, माइक्रो ग्रैन्यूल्स एंड नॉर्मल ग्रैन्यूल्स। जो माइक्रो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, नाम है उनका माइक्रो, तो और भी छोटे होंगे। ग्रैन्यूल का साइज़ मैंने भी आपको बताया 300 माइक्रोन से ज़्यादा होता है, जबकि माइक्रो ग्रैन्यूल्स का साइज़ 300 से कम होगा, यानी 100 to 300 माइक्रोन का होता है। तो ये साइज़ ध्यान रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डस्ट और ग्रैन्यूल्स या फिर माइक्रो ग्रैन्यूल्स का साइज़ कितना रहता है, ये एमसीक्यूज़ वगैरह या फिर सिंपल कभी कभार मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन बन जाता है इनसे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे सॉलिड फॉर्मुलेशंस, कवर हो गया डस्ट एंड ग्रैन्यूल। डस्ट और ग्रैन्यूल में साइज़ इंपॉर्टेंट है। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज़ लिक्विड फॉर्मुलेशन। और जनरली लिक्विड फॉर्मुलेशन को हम स्प्रे ही करते हैं, तो इसलिए हम इसको स्प्रे भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें हमारी पहली कैटेगरी आती है कंसनट्रेटेड लिक्विड या फिर अनडाइलेटेड लिक्विड। कंसनट्रेटेड लिक्विड एंड अनडाइलेटेड लिक्विड, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो टॉक्सिकेंट होता है उसमें हम कुछ कंपाउंड ऐड कर सकते हैं, लाइक इट मे बी वॉलेटाइल कंपाउंड या फिर नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड, ठीक है। इसके अलावा हम ऐड करेंगे कुछ नॉन फाइटोटॉक्सिक सॉल्वेंट। ध्यान रखना है हम इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर रहे हैं। तो हम इसमें हम नॉन वॉलेटाइल या फिर नॉन फाइटोटॉक्सिक सॉल्वेंट को ऐड करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है इस वाले लिक्विड फॉर्मुलेशन में हम इमल्सीफायर को ऐड नहीं करेंगे। इमल्सीफायर क्यों ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं होती, प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होता, तो दैट इज़ वाई प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा, तो यहाँ पे हम इमल्सीफायर का भी यूज़ नहीं करेंगे। बिकॉज इमल्सीफायर हम यूज़ कर ही क्यों रहे थे, इमल्सीफायर का हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि प्रेसिपिटेशन फॉर्म ही ना हो। तो कंसनट्रेटेड लिक्विड्स में प्रेसिपिटेशन फॉर्म नहीं हो रहा है, तो दैट इज़ वाई यहाँ पे हम कोई इमल्सीफायर ऐड नहीं करते। नेक्स्ट जो कैटेगरी हमारी आती है दैट इज़ सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन 2 प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, इन वाटर सॉल्यूशन या फिर इन ऑयल वाला सॉल्यूशन। तो इसमें हमारे जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आते हैं, अगर हम वाटर सॉल्यूशन की बात करें, यानी ऐसे पेस्टिसाइड जिसको हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे, वाटर सॉल्यूशन दैट इज़ मोनोक्रोटोफॉस एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। और जो जिसको हम ऑयल में मिक्स करेंगे दैट इज़ फ्लिंट टाइप डोमेस्टिक स्प्रे। जो फ्लिंट टाइप होते हैं जो हम घरों में यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे फ्लिंट टाइप जो होते हैं वो हम उसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑयल सॉल्यूशन। तो ये सिंपल था। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है ईसी, इमल्सीफाइंग कंसनट्रेट, इमल्सीफाइबल कंसनट्रेट। तो हम बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स के आगे ईसी पढ़ते थे, लाइक 25% ईसी। तो ईसी का मतलब होता है इमल्सीफाइंग कंसनट्रेट, जो कि एक लिक्विड फॉर्मुलेशन में होता है। अब इसमें हम क्या क्या ऐड करते हैं, तो ध्यान रखा यहाँ पे हम ऐड करेंगे टॉक्सिकेंट जो हमारा मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है,
प्लस यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट होगा, देन इमल्सीफायर होगा। इमल्सीफायर का मेन क्या काम होता है, अभी हमने ऊपर देखा था। इमल्सीफायर क्या करते हैं, दे प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, ये प्रेसिपिटेशन को फॉर्म होने से रोकते हैं, ठीक है। ये हमारे होते हैं इमल्सीफायर। अब इमल्सीफायर भी दो होते हैं, ऑयल इन वाटर यानी पानी में ऑयल डालना, जिसमें पानी का अमाउंट ज़्यादा होगा, ऑयल कम होगा। नेक्स्ट कैटेगरी होती है वाटर इन ऑयल, यानी ऑयल में, तेल में पानी ऐड करना, यानी तेल ज़्यादा होगा और वाटर हमारा कम होगा। तो दो तरह के इमल्सीफायर्स हमारे पास होते हैं। अब इमल्सीफायर के मेन ऐड करने का रीज़न एक तो आपको बताया है मैंने, प्रेसिपिटेशन को कम करता है। दूसरा क्या होता है, यहाँ पे कुछ रीजंस लिखे हैं। फर्स्ट रीज़न है टू डाइल्यूट वाटर इनसॉल्युबल केमिकल्स। तो इनसॉल्युबल का मतलब ही होता है प्रेसिपिटेशन। किसी भी चीज़ में, सॉल्यूशन में अगर प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रहा है तो प्रेसिपिटेट क्यों फॉर्म हो रहा है, क्योंकि वो इनसॉल्युबल है। प्रेसिपिटेशन तभी होता है जब कोई भी चीज़ अच्छे से मिक्स नहीं हो रही है, इनसॉल्युबल हो रही है, डिज़ोल्व नहीं हो रही है। तो इनसॉल्युबल पार्ट को फॉर्म ना हो, इट डाइल्यूट वाटर इनसॉल्युबल केमिकल। तो जितने भी पानी में इनसॉल्युबल केमिकल होते हैं उनको डाइल्यूट करना, उनको डिज़ोल्व करने का काम कौन करेगा, इमल्सीफायर। तो अभी हमने जो प्रेसिपिटेशन के टर्म्स में भी बोल सकते हैं और इनसॉल्युबल टर्म्स में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट रीज़न है यहाँ पे, दैट इज स्प्रेड एंड वेट द ट्रीटेड सरफेस बाय रिड्यूसिंग द सरफेस टेंशन ऑफ द स्प्रे। देखो, सरफेस टेंशन जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि सरफेस टेंशन कम होगा उतना ही ज़्यादा हमारा जो एरिया है वो टारगेट एरिया जहाँ पे हमने इंसेक्टिसाइड स्प्रे करा है वो उतना ज़्यादा कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टू स्टेबलाइज द इमल्शन। इमल्शन आपको सबको पता है, इमल्शन में अभी हम देखा ऑयल इन वाटर या फिर वाटर इन ऑयल। आपको पता होगा ऑयल और वाटर आपस में मिक्स नहीं होते। आप घर में भी देख सकते हो, जो हम पानी लेते हैं, पानी में अगर हम तेल डालें, ऑयल में वाटर डालें या वाटर में ऑयल डालें तो वो आपस में मिक्स नहीं होते। उनको मिक्स करने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा इमल्सन, ठीक है। इमल्सीफायर ऐड करते हैं, इमल्सीफायर दोनों को स्टेबलाइज कर देते हैं। तो याद रखना, इमल्सन का काम होता है ये उसको स्टेबलाइज करने का काम होता है। नेक्स्ट है अ बेटर कॉन्टैक्ट इज़ पॉसिबल विद इंसेक्ट क्यूटिकल। इंसेक्ट की क्यूटिकल के संग एक अच्छा कॉन्टैक्ट बनाते हैं इमल्सीफायर, तभी तो इंसेक्ट को किल करने के लिए आसानी होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्पस था हमारा इमल्सीफायर ऐड करने का। अब नेक्स्ट हमारे आते हैं सस्पेंशन, ठीक है। सस्पेंशन आपको पता होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप क्या करते हो, पानी में मिट्टी डाल दो तो वो एक तरह का सस्पेंशन होता है। तो सस्पेंशन फॉर्मुलेशन भी हमारा एक लिक्विड फॉर्मुलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्पेंशन को हम फ्लोएबल भी बोलते हैं, फ्लोएबल सस्पेंशन को हम फ्लोएबल भी बोलते हैं, ध्यान रखना है। सस्पेंशन में क्या होता है, सच फॉर्मुलेशन एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो हमारा एक्टिव मैटर होता है, एक्टिव मैटर यानी टॉक्सिकेंट की बात हो रही है, जो हमारा टॉक्सिकेंट होता है या एक्टिव मैटर होता है, आर सस्पेंडेड इन अ सॉलिड पार्टिकल्स इन वाटर। हम क्या करते हैं, पानी में अपने एक्टिव इंग्रेडिएंट को डाल देते हैं और ये एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है सॉलिड फॉर्म में होता है। ध्यान रखना, सस्पेंशन एक लिक्विड फॉर्मुलेशन का एग्जांपल है, लेकिन जो सस्पेंशन है उसमें हम जो टॉक्सिकेंट डाल रहे वो हमारा सॉलिड है और हम डाल रहे हैं वाटर में, ये ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। एंड सच फॉर्मुलेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इज इनसॉल्युबल इन आइदर वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और ये हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो वाटर इनसॉल्युबल है, तभी वो सॉलिड है, वो सस्पेंड रहेगा, ठीक है। इसमें हमारे जो इम्पॉर्टेंट आते हैं एग्जाम्पल, ऐसे यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे एक्टिव जितने भी ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लाइक डस्ट होता है या ग्रेन्यूल्स हो गए, अगर डस्ट और ग्रेन्यूल्स इनसॉल्युबल हो जाएगा और उसको हम अगर वाटर में मिक्स कर दें तो ये दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सस्पेंशन। नेक्स्ट है हमारा फोम। फोम मतलब जो झाग होते हैं, फोम, ठीक है। फोम का मेन काम क्या होता है, दे कन्वर्ट स्प्रे टू फॉर्म। जो भी स्प्रे हम करते हैं, नोजल्स के थ्रू स्प्रे करते हैं, स्प्रे को फोम में कन्वर्ट हम कर सकते हैं, तो ये इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। दैन नेक्स्ट कैटेगरी आती है मिस्ट। मिस्ट जो होता है बहुत छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स जो होती हैं उनको मिस्ट बोलते हैं। छोटी ड्रॉपलेट का मतलब कितना साइज़ होगा उनका, 50 से 150, ठीक है, ध्यान रखना है। 50 to 150 माइक्रोन का साइज़ अगर होगा तो वो मिस्ट होगा। और फॉग हम कब बोलेंगे, फॉग में जो साइज़ होगा वो थोड़ा और रिड्यूस हो जाएगा, 1 to 50, ठीक है, ध्यान रखना है। 1 to 50 में फॉग होगा। और जो एरोसोल्स होते हैं, एरोसोल्स में क्या होता है, एरोसोल का साइज़ और कम हो जाएगा, 0.1 से 50, ठीक है। तो फॉग और एरोसोल का साइज़ लगभग ऑलमोस्ट सेम होता है। एरोसोल का मतलब क्या होता है, एरोसोल का मतलब होता है
एरियल सॉल्यूशन, यानी जब सॉल्यूशन हम एयर में क्रिएट करते हैं, जो जनरली जब होता है कि जो हमारी एयर होती है, हवा होती है, उसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वाटर के वो पाए जाते हैं, उनको ही हम एरोसॉल बोलते हैं। वो पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, दैट इज़ 0.1 to 50 माइक्रोन। तो यहाँ पे इन तीनों का जो साइज़ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले एरोसॉल जो होते हैं, एरोसॉल बहुत छोटे होते हैं, दैट इज़ 0.1 to 50 माइक्रोन। एरोसॉल से थोड़े से बड़े होते हैं हमारे फॉग, लगभग अप्रॉक्स सेम साइज़ होता है, बस यहाँ पे 1 to 50 माइक्रोन होता है। फॉग से थोड़ा सा बड़ा कौन होता है, दैट इज़ फॉग से हमारे थोड़े से बड़े पार्टिकल्स होते हैं मिस्ट में। जो मिस्ट होता है उसका हमारा होता है 50 से 150 माइक्रोन। तो इनके साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एरोसोल्स, ठीक है, एरोसोल्स हमारे डन हो गए। एरोसोल्स को जनरली हम क्या कर सकते हैं, मोर पॉपुलर फॉर्म ऑफ एरोसोल फॉर्मुलेशन इज़ एरोसोल बॉम्ब, ठीक है। ये जनरली हम हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए, मॉस्किटोज़ को कंट्रोल करने के लिए एरोसोल बॉम्ब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है दैट इज़ वाटर डिस्पर्सिबल पाउडर या फिर वेटेबल पाउडर, शॉर्ट में इसको WP लिखते हैं, वेटेबल पाउडर। अब यहाँ पे क्या होता है, जनरली द पाउडर विद हाई कंसनट्रेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, ऐसे पाउडर जिनमें एक्टिव इंग्रेडिएंट का कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसको हम वेटेबल पाउडर की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। और जो वेटेबल पाउडर होता है वो हमारा क्या फॉर्म करेगा, इट फॉर्म्स अ स्टेबल सस्पेंशन, ये एक हमारा स्टेबल सस्पेंशन फॉर्म करता है, ठीक है। तो इसमें हमारे जो आता है एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, वेटेबल पाउडर फॉर्मुलेशन यील्ड्स रदर स्टेबल सस्पेंशन विद डाइल्यूट विद वाटर, जब भी हम इसको पानी के साथ मिक्स करेंगे एक स्टेबल सस्पेंशन तैयार हो जाएगा। वाटर इंसॉल्युबल टॉक्सिकेंट इज मिक्स विद द कैरी, इसमें जो हमारे टॉक्सिकेंट होता है वो वाटर इंसॉल्युबल होता है, वो हम ऐड करेंगे कैरियर के साथ। और ध्यान रखना है जो वेटेबल पाउडर होता है उसमें जो हम टॉक्सिकेंट ऐड करेंगे इट इज़ मोर देन 25%, उसका जो अमाउंट होगा वो 25% से ज़्यादा होगा। और दूसरा हमारा होता है कैरियर का जो अमाउंट होता है इट इज़ अबाउट 15 to 95%, 15 से, ठीक है, 95% के बीच में हम उसका यूज़ कर सकते हैं। और कैरियर्स जो होते हैं वो हमारे पार्शली वाटर सॉल्युबल होगा, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट लास्ट कैटेगरी है हमारी वाटर सॉल्युबल पाउडर की। वाटर सॉल्युबल पाउडर में हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे आते हैं कुछ पाउडर्स जो बहुत ज़्यादा हाईली कंसनट्रेट होते हैं, इसको जब हम वाटर में मिक्स करते हैं दैट फॉर्मुलेशन इज नोन एज वाटर सॉल्युबल पाउडर। और इसमें हमारे एग्जांपल दे सकते हैं, कार्बरल आता है, कार्बरल 85 SP, SP स्टैंड्स फॉर सॉल्युबल पाउडर, एसिफेट 75 SP। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वाटर सॉल्युबल पाउडर होते हैं। वाटर सॉल्युबल पाउडर की स्पेशलिटी ये है क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में होते हैं तो इनको हम लंबे टाइम तक ईजिली स्टोर कर सकते हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी हो जाता है बिकॉज पाउडर फॉर्म में है तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ईजी रहता है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशंस थी लिक्विड कैटेगरी के अंदर। गैसेस फॉर्मुलेशंस में हमारे क्या होते हैं, जो फ्यूमिगेंट्स होते हैं वो आते हैं जैसे फॉस्फीन वगैरह, और इनका पार्टिकल साइज़ बहुत ही कम होता है, 0.001 से 0.1 माइक्रोन का साइज़ होता है, ठीक है। अभी हमने एरोसोल का देखा था, एरोसोल का जो था 0.1 से लेकर 50 माइक्रोन का था, ये उससे भी छोटे होते हैं, ठीक है। तो फ्यूमिगेंट्स का साइज़ बहुत कम होता है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशंस के टाइप, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसमें से वाटर सॉल्युबल यानी जो लिक्विड फॉर्मुलेशन थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ स्प्रे वॉल्यूम्स। सो this part, that is the classification of spray volume, we will discuss this portion in the next part of this chapter video। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इस स्प्रे वॉल्यूम और जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उसको भी हम कवर करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो के स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन पूछा गया है अगर आपको उसका आंसर पता है तो वीडियो में उस कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी कमेंट करें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।